सर ये फर्स्ट लॉ एग्जाम में आता है क्या? हाँ, ये फर्स्ट लॉ से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। तो पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अगर ध्यान से सुन लोगे अभी आधे के आधे घंटे के अंदर आपको 14 के 14 प्रिंसिपल याद हो जाएंगे, ठीक है? देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है, डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल कहता है, अगर कोई कोई काम को करने जा रहे हो, ठीक है? मान के चलो, सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल लो, अगर आप किचन में मम्मी खाना बनाने जाती हैं, ठीक है? आपके यहाँ गेस्ट आ गए हुए हैं, ठीक है? तो मान के चलो 25-30 रोटियां बनानी है, सब्जी बनेगा, लेट से सलाद भी दिया जाएगा, लेट से पापड़ भी देते हैं, ठीक है? तो खाना बनाना एक काम है, ठीक है? अब अगर अकेले मम्मी सारा काम करेंगी तो उनको हो सकता है कि इसमें 2-3 घंटे का समय लग जाए या 2 घंटे से ऊपर का समय लग जाए, ठीक है? अब क्या होता है, इस काम को क्या किया जाए, अगर इस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, ठीक है? जैसे रोटी बनाने वाला काम क्या किया जाए, जिज्ञासा को दे दिया जाए, जिज्ञासा का काम है रोटी बनाना, ठीक है? सलाद बनाने का काम किसी और को दे दिया जाए, सब्जी बनाने का काम किसी और को दे दिया जाए, पापड़ बनाने का काम किसी और को दे दिया जाए, रोटी में आटा को गूंथने का काम किसी को दे दिया जाए, रोटी बेलने का काम किसी को दे दिया जाए, और रोटी सेकने का काम किसी और को दे दिया जाए, ठीक है? तो एक बात बताओ, अगर इस काम को करने के लिए हम अगर 6-7 लोग लगा देते हैं और हर आदमी को अलग अलग काम करने के दे दिया जाए, इंस्टेड एक आदमी से ही सारा काम करवाएं, तो काम को जब बंटवारा हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उस समय में उस टाइम पे ही ना काम को हम कम से कम समय में पूरा कर सकते हैं। काम को अगर तुम चाहते हो कम से कम टाइम में इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके लिए क्या करना होगा आपको, काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट दोगे। काम को जब तुम छोटे छोटे पार्ट्स में बांटोगे, उससे काम क्या होगा, जल्दी खत्म होगा, टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो यही बात डिवीजन ऑफ वर्क है, ठीक है? ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी एक पूरा काम है ना, उसको क्या करो ना, तुम उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, ठीक है? और किसी एक पर्सन को से पूरा काम करवाने के बजाय आप क्या कीजिए, उस आदमी को उस पूरे काम का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट करने के लिए दो, दूसरे से काम दे दो। ये बात समझ गए कि एक आदमी को सारा काम अकेले मत करने दो, इंस्टेड क्या करो, उस काम के अलग अलग पार्ट बना दो और डिफरेंट आदमी को डिफरेंट पार्ट दे दो काम करने के लिए। ऐसे क्या होगा, काम कम से कम समय में इफेक्टिवली और इफिशिएंटली हम क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। काम को कंप्लीट करने का जो समय है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये प्रिंसिपल क्लियर हुआ आपको? जिज्ञासा, क्या नाम है उसका, करण, आप दोनों को क्लियर है पॉइंट? यस सर, यस सर, ठीक है। विनिमेश, तुमको तुम्हारा तो रिविजन हो रहा होगा? यस सर, ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो पूछना। चलिए, ठीक है। दूसरा है आपका ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए, ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, ऑथोरिटी का मतलब होता है, जैसे नहीं बोलते हो कि सर ये काम करने की ऑथोरिटी मेरे पास नहीं है। ऑथोरिटी मतलब होगी जिम्मेदारी। ऑथोरिटी मतलब हो गया, सॉरी, ऑथोरिटी मतलब हो गया पावर, आपको सर शक्तियां मिल इसके गई हैं, एग्जाम में ठीक है? पॉजिटिव इफेक्ट भी लिखेंगे क्या? नहीं नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं आता है, बस डिफिनेशन आता है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो जाएगा कि काम का छोटे पार्ट्स में जाएगा, काम टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, काम में कम मेहनत लगेगा, ठीक है? मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे पता चल जाएगा। तुम्हारा दूसरा पॉइंट है ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है ना, कोई काम करने का पावर। जैसे अभी मान के चलो, अभी घर में आप लोग छोटे बच्चे हैं, मम्मी लोग आपको अलमीरा का चाबी हो सकता है नहीं बताएं कि अलमीरा में क्या है, या पैसा ज्यादा रखने के लिए आपको नहीं दिया जाए, आपको कहते तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग संभाल नहीं पाओगे। नहीं होता है कि कभी नानी के यहाँ से आओ, काफी सारा ढेर सारा पैसा मिला है, तो बोलेंगे नहीं नहीं पैसा तुम दे दो, तुम लोग सिर्फ पैसा तुम नहीं रख सकते हो, तुम लोग पैसा इधर उधर कर दोगे, हम रख लेते हैं। मतलब आपको पैसे रखने की ऑथोरिटी नहीं मिली है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप जिम्मेदार बनते हैं, आपको वो सारे काम करने को दिए जाते हैं जो पहले आपको नहीं दिए जाते थे, ठीक है? इसका मतलब एक बच्चे एक आदमी, एक छोटा बच्चा जितना जिम्मेदारी उठा सकता है, उसको उतना ही काम करने का पावर दिया जाए, ठीक है? अगर एक छोटे से बच्चे को हम दे देंगे 10,000 रुपया, लो बेटा संभाल के रखो, वो क्या करेगा, उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, पैसे के इधर उधर कर देगा। तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी आदमी को तुम उतना ही काम दो जितनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा सके। मतलब नहीं होता है कि तुम्हारे कंधे जितने वजन उठा सकते हैं उसके ऊपर उतना ही वजन न डालना चाहिए। तो तुम जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सकते हो, तुम जितना जिम्मेदारी उठा सकते हो, तुमको उतना ही पावर दिया जाए। तुम इतना मान लो कि तुम्हारे कंधे पे 5 किलो का लोड होगा, हम तुम पे 50 किलो का तुमको उठाने के लिए दे दें, अब क्या होगा, आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो यही कह रहा है। देखिए, ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी काम करने का पावर, ठीक है?
जैसे आप ऐसे एक और एग्जांपल समझो, आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, टीवी सीरियल में कोई राक्षस वगैरह रहता है, ठीक है, वो बहुत तपस्या करता है, एकदम एक पैर पर खड़ा होके भगवान प्रसन्न होते हैं, आते हैं, पूछते हैं बेटा क्या चाहिए तुमको, बोलता है कि गॉड मुझे पावर दो कि मैं तीनों लोग पे मतलब मैं कब्जा कर सकूं, मैं इसको हरा सकूं। तो वो भगवान से बेसिकली क्या मांग रहा है, भैया मुझे ऑथोरिटी चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे एक ये काम करने हैं, मुझे मेरा ये डिसीजन है, मतलब मुझे चीज करना चाहता हूँ, मुझे आप इतना पावर दे दो। फिर बोलता है कि मुझे आप अमर बना दीजिए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ना 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 ना, अमर तो तुम्हें नहीं बनाऊंगा, तुम इतने रिस्पॉन्सिबल आदमी हो ही नहीं कि तुमको हम इतना अथॉरिटी दे दे कि तुम आप अमर हो जाइए, ठीक है। आप फिर दुरुपयोग करना शुरू कर दीजिएगा। तो यही प्रिंसिपल यही बात बताता है कि किसी आदमी को उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए जितना अथॉरिटी वो हैंडल प्रॉपरली कर सकता है। मतलब हमेशा आपको ये देखना होगा, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में बराबर होना चाहिए। पर्सन जो जैसा पर्सन है, जैसे जिसकी क्षमता है, उसको उसी के हिसाब से, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उतना ही ऑथोरिटी दिया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे आप पैसे के एक और एग्जांपल देके समझो, कंपनियों में क्या होता है, अलग अलग पोस्ट होता है, ठीक है। जैसे एक मान के चलो कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में देखते हो, एक सिपाही है, सिपाही से ऊपर क्या है तुम्हारा, सब इंस्पेक्टर है, फिर इंस्पेक्टर है, फिर सुपरिटेंडेंट है। तो जो सुपरिटेंडेंट के पास जितना ऑथोरिटी है, क्या एक सिपाही, एक नॉर्मल सैनिक आदमी के पास पावर आता है? नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं कर सकता है। एक सुपरिटेंडेंट या एसपी इतना पावरफुल पर्सन क्यों होता है? क्योंकि भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, पूरे जिले में कानून व्यवस्था बनाना है, अपराध नहीं हो। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको उतना ज्यादा ऑथोरिटी भी जरूरत है मिलना। सरकार उसको पावर देती है, आप कोई भी फोन को ट्रेस कर सकते हो, कोई भी कार्रवाई कर सकते हो, आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, आप एड्रेस मोबाइल नंबर से आप लोकेशन ट्रेस कर सकते हो। मैं और आप नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आया जी कैसा? हाँ सर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फुल स्टॉप है यहाँ पे। एक्सेस ऑफ ऑथोरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट एंड वाइस वर्सा। जरूरत से ज्यादा अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिएगा और उतना आदमी उसको हैंडल ही नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैच ही नहीं कर रहे हैं आपस में। फिर क्या हो जाएगा, काम गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल यही बात कहता है, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन में उनका एक मैच होना चाहिए। किसी भी आदमी को जरूरत से ज्यादा ऑथोरिटी या जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दो जो हैंडल नहीं कर सके, ठीक है। अब आता है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो आप समझते होंगे ना, जैसे नहीं होता कि घर में रहते हो, सवेरे 5 बजे उठो, मम्मी पापा को प्रणाम करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, भगवान का पूजा पाठ करो, स्कूल जाओ, स्कूल में होमवर्क कंप्लीट करो, घर आओ, घर में खाना खाओ, ठीक है, होमवर्क कंप्लीट करो, कोचिंग जाओ, टाइमली सो जाओ। इसको कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। डिसिप्लिन को क्या कहते हैं, नियम और कानून के कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे आप स्कूल जाते थे जब, तो स्कूल जाते थे तो स्कूल का एक ड्रेस होता था ना, ब्लैक ड्रेस, व्हाइट पैंट, कुछ ऐसा ही समथिंग समथिंग करके होता था ड्रेस हर किसी का। स्कूल आपको टाइमली आ जाना है, 8 बजे से पहले, प्रेयर होने से पहले आ जाना है। फिर प्रेयर में भी जाना है, खड़े होना है। फिर उसमें प्लेज होता था, आई एवरी इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, आई ओथ, पता नहीं क्या क्या था उसमें, ठीक है, आई विल नॉट दिस दैट आम इमली लेसन जो भी है, ठीक है। तो फिर अब उसके बाद आपका क्लास होता था, 6 घंटे के क्लास चलता था। टीचर लोग जब कंप्लीट पढ़ा के जाते थे, क्लास ओवर होता था, टीचर लोग आते थे, डायरी में साइन करते थे। फिर आप लोग का छुट्टी होता था, फिर आप घर आते थे। तो ये क्या क्या कर रहा है कि आप स्कूल आते थे तो आपको कुछ नियम कानून होते थे जो आपको मानने पड़ते थे, ठीक है। उसी को डिसिप्लिन कहते हैं। तो डिसिप्लिन क्या होता है, इट रेफर्स टू कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो उसी तरीके से एक कंपनी में भी क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। जैसे इमेजिन करो, आपके पेरेंट हैं, जैसे जिज्ञासा का एग्जांपल लेते हैं। इनके पेरेंट हैं, इनके फादर को इनका जॉब रहता है, तो उनको बोला था कि आप अर्ली मॉर्निंग आप आ जाओ, 6-7 बजे तक आपको ऑफिस पहुंच जाना है। पापा ड्रेस पहन के जाते होंगे ना, पैजामा में तो नहीं जाते होंगे, जिज्ञासा हाफ पैंट वगैरह में, फॉर्मल नो ड्रेस, सर। फॉर्मल ड्रेस होता होगा, बैग वोग होता होगा, टाई टाई भी अगर हुआ तो टाई भी लेके जाना पड़ता होगा। फिर ऑफिस में जाते होंगे तो 6-7-8 घंटे रहने पड़ते होंगे, 8-10 घंटे काम करना होगा उसमें। फिर आपका मतलब जिम्मेदारी होगी कुछ, ठीक है। तो फ्यूल ने क्या बोला, एक कंपनी में भी क्या होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, कुछ नियम कानून के, कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए, ठीक है। जैसे पुलिस में अगर आपके कोई भी रिलेटिव रहेंगे, अगर थाने में पोस्टिंग है तो वर्दी माना है, ठीक है आपको। तो ये आपका सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे डिसिप्लिन रेफर्स टू कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फ्यूल ये इंस्टेड नहीं है, ये इंसिस्टेड है, इसको सही कर लेना। ये कौन बच्चे, कौन बालक का था, वो बालक ज्वाइन ही नहीं किया क्लास ना। अच्छा, तो इंसिस्टेड मतलब इंसिस्ट मतलब उसको, रुको बता देख के बता देता हूँ, याद उसका सही वर्ड नहीं ध्यान में। इंसिस्ट करना मतलब कन्विंस करना, मानना, मनाना, ठीक है, समझाना। डिमांड समथिंग फोर्सफुली, ये मतलब होता है किसी बात का आग्रह करना, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आपसे हम ओपिनियन ले रहे हैं, करवा के ही रहेंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि हम करें कि नहीं करें, ठीक है। किसी बात पे अड़ जाना, अडिग। तो फ्यूल इंसिस्टेड थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना जरूरी है, हर हाल में जरूरी है, ठीक है। और ये जो डिसिप्लिन है, ऐसा नहीं है कि मैं कंपनी का मालिक हूं तो मैं हाफ पैंट में चल जाऊं, गंजी में चल जाऊं, बिना गंजी के पहुंच जाऊं ऑफिस, ऐसे नहीं होगा। ऑफिस में एक कंपनी का एक नियम कानून होना चाहिए, जो उस कंपनी में मैनेजमेंट के जिस भी लेवल पे लोग रह रहे हैं, चाहे वो टॉप पे हो, चाहे वो मिडिल पे हो, चाहे वो लोअर पे हो, समझे बात। हर और लेवल पे लोगों को क्या करना होगा, उसका पालन करना होगा, समझे बात। अरे आप लोग समझे बात, ये कि जो एक नियम कानून होना चाहिए, और नियम कानून उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी लेवल पे लोग हैं, चाहे कंपनी का मालिक ही क्यों ना हो, वो नियम कानून हर आदमी को उसको फॉलो करना है। एक छोटे से छोटे को फॉलो करना है, और बड़े से बड़े आदमी को फॉलो करना है, ठीक है। यस सर। और ये देखिए यहाँ पे लाइन लिखा है, इट्स सो एप्लीकेबल, द कोड ऑफ कंडक्ट सो एप्लीकेबल, मस्ट बी क्लियर एंड फेयर। जो नियम कानून होने चाहिए वो साफ साफ क्लियर कट होने चाहिए और फेयर होने चाहिए। फेयर क्यों होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस छोटे आदमी को लोग को आपको परेशान कर रहे हैं और खुद नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। किसी बिना किसी भेदभाव के साथ हर किसी लोग को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो भले कोई सुपीरियर हो या उसका सबॉर्डिनेट हो। अब है तुम्हारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, यूनिट का मतलब होता है एकता, कमांड ऑर्डर देने वाला, इसको लिख लेना ध्यान से, ठीक है। यूनिट ऑफ कमांड मतलब, यूनिट मतलब होता है वन, और कमांड, कमांड मतलब क्या होता है, ऑर्डर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर देने वाला, आदेश देने वाला आदमी क्या होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए। अच्छा ऐसे समझो, आप लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, आप लोग का मान के चलो क्लास 10th में पढ़ रहे हो, मैथ्स के टीचर एक होते थे या 4 टीचर होते थे मैथ्स के, एक होते थे सर। ठीक है। सर तुम्हारे स्कूल में 4 थे ना शायद, तुमको एक Yes, sir. अच्छा एक ही था जा। तो एक अगर मान के चलो कि 4 कर दिए, 4 टीचर कर दिया जाए, मैं एक टीचर आया तुमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, फिर दूसरा आया कुछ और पढ़ा रहा है अपने तरीके से, तीसरा आया कुछ और ही पढ़ाने लगा, चौथा कुछ और। अगर मान के चलो एक ही चीज को करवाने के लिए अगर मैं 4 आदमी को रख दूं, और चारों आदमी 4 तरीके की बात बोल रहा है, उससे तुम्हारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा। अबे ये साला ये कुछ ये बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, सब तो मतलब मिलके एकदम, नहीं था कि सब ये सरकार मिलके लोगों को एकदम पागल बना रही है, बिक गई है गवर्नमेंट। तो वही बात कर रहा है कि जब सारे लोग मिल जाएंगे, इतने सारे लोग अगर बॉस मिलके एक आदमी को और बोलना शुरू कर देंगे, तो आदमी क्या होता है, उसे कंफ्यूजन होता है, माइंड डाइवर्ट। उससे कंफ्यूजन होगा, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, एकदम दिमागे घूम जाएगा इनका। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, एक कंपनी में ऑर्डर देने वाला आदमी एक होना चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। जैसे एक सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर जो भी दिया जाए, ठीक है, उनको उनका हर सबॉर्डिनेट का सिर्फ एक सुपीरियर होना चाहिए जो उसको ऑर्डर दे, ठीक है। जैसे देखो अगर एक कंपनी में बात करो, कंपनी में अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना कि मिडिल डिपार्टमेंट में या लोअर लेवल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे देखो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो प्रोडक्शन का मैनेजर कितना होगा, सिर्फ एक मैनेजर होगा, ठीक है, जो अपने सारे कर्मचारी अपने अंदर काम करने वाले लोगों को ऑर्डर देगा। देखिए मैनेजर को क्या बोलेंगे हम, सुपीरियर। और जो इसके अंदर में जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट मतलब है किसी के अंडर में काम करने वाला आदमी, ठीक है, किसी सीनियर के अंडर में काम करने वाला आदमी को हम क्या कहते हैं, सबॉर्डिनेट होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि सबॉर्डिनेट को, जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनका सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए जो उनको ऑर्डर दे। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो सेल्स का मैनेजर आके प्रोडक्शन के कर्मचारियों को ज्ञान देगा, ऐसे वो नहीं कर सकता है, ठीक है। एक से ज्यादा आदमी अगर आपको ऑर्डर देगा
उसे कंफ्यूजन होगा, लोग समझ नहीं पाएंगे कि किसका बात माने किसका बात नहीं माने, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी वन सुपीरियर टू गिव ऑर्डर टू हिज सबऑर्डिनेट एंड आल्सो ए सबऑर्डिनेट शुड बी अकाउंटेबल एंड रिस्पांसिबल टू वन सुपीरियर ओनली। ठीक है, तो ऑर्डर देने वाला एक ही आदमी होना चाहिए, उसी तरीके से जो सबऑर्डिनेट है वो सिर्फ एक सुपीरियर के प्रति उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मान के चलो तुम सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हो, तुम सेल्स डिपार्टमेंट के मजदूर हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी किसके प्रति बनती है? सिर्फ और सिर्फ सेल्स के मैनेजर के प्रति ना। तुम प्रोडक्शन के मैनेजर को जाकर तो जवाब नहीं दोगे ना कि मैं क्यों आ रहा हूँ या क्या किया, कौन नहीं सामान में बेच पाया। ये बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? कि ठीक है, सब सुपीरियर का एक ही सबऑर्डिनेट होना चाहिए, उसी तरीके से वो सबऑर्डिनेट किसको रिपोर्ट करेगा, किसके पास जाकर अपना परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा? वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स के मैनेजर को, वो उसका उसका भी एक ही मालिक होगा जिसको वो जवाब देगा जाकर। ठीक है, ये प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड इसी बात को बोलता है। इसके बाद है तुम्हारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो देखो यूनिट मतलब होता है सिंगल वन, डायरेक्शन मतलब दिशा। इन कंपनी का जो डायरेक्शन होना चाहिए, किस दिशा में हम जाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो डायरेक्शन एक फिक्स होना चाहिए। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप लोग का डायरेक्शन एक होना चाहिए कि पढ़ लिख के सक्सेसफुल पर्सन बनना है। ठीक है, जैसे बहुत से बच्चे कोचिंग पढ़ने के लिए आते हैं तो उनकी बहुत अलग अलग दिशाएं रहती हैं, रास्ते में आएंगे तो दिशा कुछ और हो जाएगी। ठीक है, कोचिंग में पहुंचेंगे तो पढ़ाई ध्यान पर नहीं होगा, कहीं और दिशा चल जाएगा, डायरेक्शन चल जाएगा। ठीक है, घर जाएंगे फोन चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, तो फिर डायरेक्शन कहीं और चल जाएगा फिर उनका। फिर व्हाट्सएप चलाएंगे, फिर नंबर खोजेंगे। तो काफी सारे दिशा नहीं होनी चाहिए आपके लाइफ में, दिशा एक ही होनी चाहिए आप लोग की लाइफ में, और उसके प्रति आपको जाना रहेगा। यही है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कंपनी का जो लक्ष्य होना चाहिए ना, वो सिंगल होना चाहिए। जैसे मान के चलो मैं अगर किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, तो मैं मेरे लक्ष्य हो सकते बहुत ज्यादा हो। ठीक है, कि भाई मेरे को सेल्स बढ़ानी है, ठीक है, मेरे को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, ठीक है, मेरे को अपना कंपनी में जो शेयर की वैल्यू है वो बढ़ानी है। लेकिन जब मैं काम करूंगा तो उसमें से सिर्फ एक को फोकस बना के काम करूंगा। अब एक बार में नहीं होता है। आप अगर मान के चलो करण, माइक ऑन करना अपना। Yes, sir. लेट से करण, तुम दो नाव पे खड़े हो, ठीक है, दो नाव पे खड़े मतलब इन द सेंस कैसे हो, दो नाव है, एक पैर दूसरे नाव पे, एक पैर उसके नाव पे है, ठीक है, सही है, बराबर है यहाँ तक। Yes, sir. अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो दो नाव है, एक नाव लेफ्ट साइड में जा रही है, एक नाव राइट साइड में जा रही है। धीरे धीरे क्या होगा, Yes. अब समझ रहे हैं ना, कुछ हादसा ही होने वाला है, कुछ अच्छा तो नहीं होने वाला है। Yes. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। ठीक है, एक बार में एक से ज्यादा टारगेट गोल लेके आपको नहीं चलना है। जैसे अगर मैंने ये डायरेक्शन फिक्स है, देखो ये तो आपका जून का महीना चल रहा है, इस जून के महीना में हम लोग 100 सेल्स करेंगे, चाहे जैसे भी हो, हम अपने सेल्स को बढ़ा के 100 कर देंगे। तो सारे लोग जितने भी कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सारे लोग मिलकर धक्का देंगे, सारे लोग मिलकर मेहनत करेंगे, क्या इस गोल को अचीव करने के लिए, तभी तो अचीव हो पाएगा। फिर मान लीजिए कि जून महीने में मैंने इसको अचीव कर लिया, अगले महीने में मैं बोलूंगा मेरा टारगेट है कि मैं अपना प्रॉफिट को मैक्सिमम करूंगा। तो यही बात कर रहा है कि एक बार में एक डायरेक्शन, एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए, और उसी को अचीव करने में आपको अपने सारे एम्प्लॉइज, जो लोग जितने भी मेहनत कर रहे हैं, उनके मेहनत को उस दिशा में लगा देना चाहिए। ठीक है, चलो अगला टॉपिक है हमारा सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए एक मिनट मैं बताता हूं। देखो, कहने का मतलब क्या हुआ इस प्रिंसिपल का, जैसे कंपनी में जो लोग काम करने जाते हैं उनका अपना खुद का भी इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट में तो क्या होगा ना कि पर्सनल इंटरेस्ट, अपना निजी हित, और जनरल इंटरेस्ट का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब आप किसी ऑफिस में या किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं, तब आपका अपने इंटरेस्ट से ऊपर आपका किसका इंटरेस्ट होना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे मान के चलो
कि लेट्स से कोई एक पर्सन है राम, बहुत स्मार्ट है, ठीक है, उसको एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है पाकिस्तान से, ठीक है, और वो राम है, वो आर्मी में काम करता है। वो लड़की से खूब बात करती है, बहुत अच्छा है, बहुत राम एकदम खुश हो जाता है। भाई कोई आज तक जीवन में भाव नहीं दिया, आज बहुत भाव मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। बात कर करके एकदम पूरा एकदम सपने बड़े बड़े ख्वाब पाल लिए उसने। फिर वो लड़की पूछती है, अच्छा तुम आर्मी में हो ना, तो थोड़ा सा मुझे ये जानकारी चाहिए था कि आर्मी बेसिस कहाँ कहाँ इंडिया ने कहाँ कहाँ तैनात किए हैं, बस ऐसे जनरल नॉलेज के लिए चाहिए था, यूपीएससी का एग्जाम दे रही हूँ तो उसमें क्वेश्चन आएगा, तो तुम मुझे थोड़ा सा ना उसका मैप और नक्शा भी मुझे भेज देना, ठीक है। कर दोगे तो फिर मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूंगी, ठीक है। तो आप बताओ राम को क्या करना चाहिए, अपना निजी स्वार्थ को पूरा करना चाहिए या पहले देश के स्वार्थ को ऊपर रखना चाहिए? सर देश के प्रति गद्दारी ऑब्वियस सी नहीं बात है, करना। ठीक है। पहले दे सर। हाँ, तो यही कंपनी में, जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी आपको पैसा दे रही है, आपका जीवन यापन कर रहे हैं, आप अपने परिवार की जरूरत को पूरा कर ले रहे हैं, आपके घर फैमिली बच्चों के पूरे उस कंपनी से मिले गए पैसे से ही है ना। तो आपको अपने इंटरेस्ट से ऊपर कौन सा इंटरेस्ट रखना चाहिए? जो कंपनी का इंटरेस्ट है, जो जनरल इंटरेस्ट है। जनरल इंटरेस्ट मतलब देखिए, सबका भलाई तो उसी में ना, कि अगर कंपनी अच्छा ग्रो कर जाएगी, तो कंपनी अगर मान के चलो कि पहले कंपनी 1 लाख कमा रही थी, अब कंपनी 50 लाख कमा रही है, तो जैसे ही कंपनी 50 लाख कमाएगी, वो अपने कर्मचारियों का पैसा बढ़ा देगी, सारे लोगों का पैसा बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं बात? कि अगर आप कंपनी के उद्देश्यों को, उसके लक्ष्यों को अचीव करने में हेल्प कीजिएगा, तब आपका खुद का भी लक्ष्य ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। समझे बात? जैसे मान के चलो कि मैं अगर कोचिंग आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ यही देखूं कि मेरा निजी स्वार्थ क्या है, तुम लोग से किसी तरीके से पैसा निकलवा लेना, ठीक है। सोचे यार, ये लोग इतना मेहनत काहे करेंगे, ये सब तो ऐसे ही लड़का बच्चा है, हंसी मजाक कर देंगे खूब, पढ़ाई उड़ाएंगे नहीं, घुमा फिरा के ऐसे कर लेंगे और सबसे 10-10 हज़ार रुपया ले लेंगे, ठीक है। तो इससे मैं ज्यादा दिन तक चल सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ, और वही मैं सोचू नहीं, मैं इन लोगों को खूब अच्छे से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, क्लास की रिकॉर्डिंग दूंगा, पीडीएफ दूंगा, बार बार पढ़ाऊंगा, 10 बार पढ़ाऊंगा, 20 बार पढ़ाऊंगा, अच्छे से याद करा दूंगा, इन लोगों को एकदम रैंक होल्डर बना दूंगा, ठीक है। तो जैसे आप लोग का बोर्ड एग्जाम में 90 95 100% आना शुरू हो गया, तो फिर मेरा अपना निजी हित जो मेरा है कि मेरा प्रचार हो, मुझे पैसा मिले, वो तो फिर ऑटोमेटिकली पूरा होना शुरू हो जाएगा ना। और भी बच्चे पागल हो जाएंगे, भाई कहाँ पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, मुझे भी वहां पढ़ना है, उनके यहाँ जाना है पढ़ने के लिए। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फिर मेरा खुद का भी तो इंटरेस्ट पूरा होना शुरू हो जाएगा ना। तो यही प्रिंसिपल यही बात को समझाता है, ठीक है, कि कभी भी कर्म कभी भी कोई भी इंडिविजुअल या एम्प्लॉय का जो खुद का स्वार्थ है, वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्वार्थ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द मिलेगा आपको, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड। सुपरसीड मतलब क्या होता है, पहले नंबर पर होना चाहिए, इंस्टेड आपके या जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उसके खुद के स्वार्थ से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव गोल पूरे होंगे, तब ऑटोमेटिकली आपके भी पूरे होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब है तुम्हारा रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन। तो देखिए, रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी और वेजेज। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके यहाँ जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, आप उनको मेहनत के हिसाब से पैसा दो, ठीक है। जितना मेहनत कर रहा है उसी के हिसाब से पैसा दो, ना कम ना ज्यादा। ऐसा ना हो कि आप उसे 10 घंटे का काम करवा लीजिए और उसको 5 घंटे का सैलरी दीजिए। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो वो असंतुष्ट हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, काम सही से नहीं करेगा, काम चोरी करेगा, ठीक है। आप उसको इतना पैसा दीजिए कि जिससे वो अपना एक जीवन जीने का एक अच्छा जीवन यापन कर सके, इज्जत के साथ अपने परिवार का, फैमिली का जो का पूरा कर सके वो, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन का कंसेप्ट। फिर आपका अगला देखो, ये वीबीआई लिखा हुआ है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये भी वीबीआई आप लोग कर लेना। सेंट्रलाइजेशन किसको कहते हैं? देखो, सेंट्रलाइजेशन में वर्ड है सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब क्या होता है, केंद्र में, ठीक है। और डी सेंटर मतलब केंद्र से बाहर। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ऑथोरिटी ऑफ पावर, ठीक है। देखो, सेंट्रलाइजेशन को आप ऐसे समझो, जैसे पुराने जमाने में राजा हुआ करते थे, ठीक है, किंग। किंग किंग ही क्या होता था, पूरे राज्य में कोई भी फैसले डिसीजन लेने होते थे तो राजा ही कानून बनाता, कानून बदलता,
या खत्म करता था, ठीक है। वो एब्सोल्यूट था, बाकी किसी लोगों के पास कोई पावर नहीं था। तो ऐसे इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होता है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सारा पावर सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के पास में है, ठीक है, वो कहलाता है सेंट्रलाइजेशन। जैसे मान के चलो अभी नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग उन है, तो वो ये क्या, वो सारा पावर उसी के हाथ में है, ठीक है। तो ये कहलाता है सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन किसको कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन कहते हैं कि जब भी कंसंट्रेशन ऑफ ऑथोरिटी ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ टॉप। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेट, इकट्ठा होता है, कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पूरा का पूरा ऑथोरिटी, सारा का सारा पावर सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में, कुछ कुछ चुनिंदा लोगों के पास में रहता है, तो ये कहलाता है सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि जब वो हम अपनी सारी पावर को अपने यहाँ काम कर रहे सारे जितने भी लोग हैं, हर किसी आदमी के बीच में उसको हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। आप ऐसे समझो, आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, या किसी पूजा में गए, आपको एक लड्डू मिला, ठीक है। आप वो लड्डू लेकर आते हो, घर में आते हो, आपका छोटा भाई बहन है, मम्मी पापा है, आप वो लड्डू किसी को नहीं देते हो, वो लड्डू खुद खा गए, किसी को उसमें से कुछ भी नहीं दिए, तो ये कहलाएगा सेंट्रलाइजेशन। आप वो लड्डू लाते हो, आप उस लड्डू को छोटे छोटे टुकड़े करते हो, थोड़ा सा टुकड़ा आप लेते हो, थोड़ा भाई को देते हो, थोड़ा बहन को देते हो, थोड़ा पापा को देते हो, थोड़ा मम्मी को देते हो, दादी को देते हो, नाना को देते हो, सारे खानदान को तुम दे देते हो अपने छोटे थोड़ा थोड़ा लड्डू। तो ये क्या कहलाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? कि जब मैं अपने सारा पावर, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लोगों के बीच में, काम जितने ऑर्गेनाइजेशन में, तुम्हारे कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जब मैं हर किसी को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू कर दूं, तो वही कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि एक कंपनी में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। पूरी तरीके से सेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए और पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू फेयोल, अ कंपनी मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। बट वहां पे क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का जो नेचर है, जो साइज है, उसी हिसाब से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, कितना पावर देना है, कितना पावर नहीं देना है, कितनी शक्तियां बांटनी है, कितनी शक्तियां खुद के पास रखनी है। तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का एक कॉम्बिनेशन करके रखना चाहिए उसको, ठीक है। आपका प्रिंसिपल ऑफ क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ठीक है। तो देखिए, स्केलर चेन मींस लाइन ऑफ ऑथोरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाइटेस्ट टू लोअर रैंक, फ्रॉम हायर टू लोअर रैंक। एक मिनट रुको तो जरा। तो देखिए, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, कंपनी में क्या होना चाहिए ना, एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक हायरार्की होना चाहिए, ठीक है। किस चीज का? सबसे लोअर से लेके, सबसे जूनियर से लेके सबसे सीनियर तक। जैसे जूनियर से बड़ा ऊपर सीनियर कौन होगा, इसका सीनियर कौन होगा, इसका सीनियर कौन होगा, इसका सीनियर कौन होगा, इसका सीनियर कौन होगा। तो कंपनी में क्या होता है ना, लोगों के रैंक और पोजीशन के हिसाब से एक सीढ़ी बना होता है, ठीक है। जैसे जैसे पुलिस में आप देखते होंगे, सिपाही होता है, ठीक है, उसके बाद सब इंस्पेक्टर होता है, फिर इंस्पेक्टर होता है, फिर डीएसपी होता है, फिर एसपी होता है, फिर एसएसपी होता है, फिर तुम्हारा डीआईजी होता है, फिर आईजी होता है, फिर क्या होता है तुम्हारा? डीजी होता है। तो आप ये देख रहे हो ना कि एक कंपनी में
लोगों के रैंक के हिसाब से एक सीक्वेंस सीढ़ी बना हुआ है, जो ये दिखाता है कि कंपनी में सबसे छोटा पोस्ट पे कौन है और सबसे बड़े पोस्ट पे कौन है। इस सीढ़ी को देख के आपको खुद ही पता चल जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि समझे बात। स्केलेटन क्या होता है, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, कोई भी बातें होंगी, कोई भी काम होगा, वो इसी सीक्वेंस के आधार के ऊपर में जाएगा और काम करेगा। तो यही है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ठीक है। तो एक काम करो, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। काफी देर से बोलना पड़ा है। तो आज आज सारा टॉपिक आप लोग को जिज्ञासा समझ में आया। मतलब ये क्लास तो रेगुलर चलेगा आप लोग का, ये जो मॉर्निंग वाला क्लास है ना, जो स्कूल में चल रहा है, ये पर डे चलेगा, ठीक है। तो मे बी हम लोग काफी सारा टॉपिक कंप्लीट कर लें। आज शाम में 4:45 से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। हेलो, हाँ बोलो। जैसे जो बच्चे ऑनलाइन नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं ना, तो आपको तो ये मॉर्निंग वाला क्लास रेगुलर रहेगा, ठीक है। तो अब मैं टारगेट कर रहा हूँ जुलाई तक या अगस्त तक मैं बीएसटी पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ऑनलाइन में फायदा ये हो रहा है ना कि कम से कम मेहनत में काफी फायदा लोगों को, आप लोगों को भी मिल जाएगा, हमको भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर ओके आज के सर। क्लास के लिए इतने रहने देते हैं, ठीक है। अगले क्लास में ओके मिलते सर, हैं। बाय। ओके, बाय बाय। सर भाई कोचिंग जा रहा है क्या कोच? नहीं भाई, कोचिंग नहीं अभी जा रहा। कहाँ से हो भाई तुम लोग? किस ब्रांच से हो? भाई हम लोग बैरिया से हैं। अच्छा, इसी बार कोचिंग पकड़े हो क्या 12th में? 12th। मतलब अभी एक बार क्लास किया कि नहीं ऑफलाइन? ऑफलाइन है, 2-3 दिन किए थे, 3-4 दिन। अच्छा, तो बैरिया तो भाई जा ही सकते हो यार, उधर तो सर का ही कोचिंग खुला ही बा, कोचिंग गुलशन सर कोचिंग को ऑनलाइन सही है, कोचिंग कौन जाए। का। हाँ भाई, नहीं इनका ठीक है, दोनों का ठीक ही चल रहा है फिलहाल भाई। चौबे, चौबे, दोनों नाव पर पैर रखेगा तो तुम्हारा क्या होगा? फट जाएगा। हैं? फट जाएगा, मजा आएगा। तो